नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस सीरीज का 16वां वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज इस वीडियो में वर्ण विचार से संबंधित जो बाबूराम सक्सेना का संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, उसका प्रथम सोपान अर्थात वर्ण विचार पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बिंदुवार अध्ययन पर भी ध्यान देंगे। तो आइए वर्ण विचार पर चर्चा करते हुए, ये वर्ण विचार का दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो ये नहीं देखे हैं तो आप 15वें वीडियो के इस वीडियो के लिंक में 15वां वीडियो अर्थात वर्ण विचार का पहला वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं और यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए देखते हैं वर्ण विचार का ये पहली स्लाइड। यहाँ कह रहा है वर्ण व्यंजन। ठीक है, स्वर का हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के पहले जो वर्ण विचार का पहला वीडियो है उसमें हम लोग स्वर के बारे में देखे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग व्यंजन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? व्यंजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो हल के नाम से, हल वर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हल वर्ण में सभी क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं व्यंजन अन्वग भवत व्यंजनम, अन्वग भवत व्यंजनम अर्थात व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, उनको किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण दिए का, तो ये का जो आपने देखा यहाँ, तो का में क्या मिला हुआ है? प्लस आ मिला हुआ है। ठीक है, आ मिला हुआ है तब ये बना क्या? आ बना है। ठीक है, तब ये आ बना है, का बना है। ठीक है, और खा में क्या मिला है? खा में भी आ मिला है। यह आ क्या है? स्वर है, तो यह मिल करके बना है अर्थात स्वतंत्र नहीं है। अगर खा बनना है तो ऐ से मिलना पड़ेगा, स्वर से मिलना पड़ेगा, तब खा बनेगा। इसी तरह से गा, अर्थात कहा जा सकता है कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं और वह स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। ठीक कहा आपने, वर्ण माहेश्वर सूत्र पढ़ा है जिसको हम लोग प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं। इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ स्पष्ट। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। ठीक है, हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं माहेश्वर सूत्र में पहला जो सूत्र है अयूढ़, वो अयूढ़ से औच तक ये स्वर गिने गए हैं 4 में। ठीक है, 5वें में और 6वें में अंतस्थ वर्ण गिने गए हैं, फिर 7वें में क्या गिना गया है? पंचम वर्ण गिने गए हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं हल में सभी व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है व्यंजन के प्रकार। क्या पूछ रहा है? व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के पूछ लेगा। व्यंजन के प्रकार हैं 3, 5, 4, 2। तो यहाँ 3 प्रकार हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन में कैसे मै तक के वर्ण आते हैं, कैसे लेकर मै तक के वर्ण, अर्थात स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 5 हैं। और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अभी 5 हैं। ठीक है, इसको आप जानेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में कैसे मै तक के वर्ण आते हैं, अर्थात 25 वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण में
य व र ल आते हैं, ठीक है। और उष्म वर्ण में स और है आते हैं, ठीक है। तालव्य से, मूर्धन्य से और दंती सा, यही तीनों सा और हा यही आते हैं उष्म व्यंजन में, ठीक है। इतना आप जानेंगे, ठीक। नेक्स्ट फिर यहाँ स्पष्ट कर दिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में बताएं जिन बाणों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों, अवयवों अर्थात भागों, मुख के कौन कौन से भाग हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, आदि का स्पर्श होता है, आदि का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कैसे मैं तक के वर्ण इसमें आते हैं, ठीक है। कैसे लेकर मैं तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। ये वर्ण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं, इसलिए स्पर्श हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ है वही बता रहे हैं कादयो मावसाना स्पर्शा, स्पर्शा, ठीक है। का से लेकर के मैं तक के वर्ण, कादयो कैसे लेकर मावसाना माँ के अवसान मतलब समाप्ति तक स्पर्श व्यंजन स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कै वर्ण में कौन कौन, अच्छा वर्ग कितने हैं, वर्ग 5 हैं। कौन कौन, कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पय वर्ग, यही 5 वर्ण हैं। इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब कै वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंगा ये कै वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चय वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, ज और झ और इया यही आते हैं। टय वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण आते हैं। तय वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं, त, थ, द, ध, न आते हैं। और पय वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म ये 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये क्या है, स्पर्श वर्ण है। तो स्पर्श वर्णों की संख्या मैंने बताया 25 है, ठीक है। 5 एक वर्ग में 5 वर्ण है तो 5 वर्ग में 5 5 25 होता है, ठीक है। यहाँ ठीक है, समझ लिए अच्छी तरह से। तो यहाँ सूत्र भी कादयो मावसाना स्पर्शा, ठीक है। का से कैसे मैं तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आप बताइए, उसमें डिस्क्रिप्शन में बताइए या अपने इस लिंक को जब देखेंगे पूर्व वाली वीडियो को, उसमें समझेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में अच्छी तरह से मैं बताया हूँ, ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि माहेश्वर सूत्रों में किस सूत्र में ये अंतस्थ वर्ण गिने गए हैं, ठीक है। ये कमेंट में बताइएगा। और उस वर्ण किस सूत्र में गिने गए हैं, माहेश्वर सूत्र में, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन यणो अंतस्थाः, यणो अंतस्थाः, यण प्रत्याहार के अंतर्गत, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य व र ल ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 वर्ण, ठीक है। यहाँ मित्रों थोड़ा सा यहाँ मैंने कुछ गलत हो गया था। यहाँ मैंने अंतस्थ वर्णों की संख्या 5 बताया था, ठीक है। तो ये 4 होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी मित्रों, ये 4 होते हैं, ठीक है। अंतस्थ वर्ण भी 4 होते हैं और उष्म वर्ण भी 4 होते हैं। मैंने काउंट करके बताया भी था, ठीक है। तो भूल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप समझेंगे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो यह यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल आते हैं। यही 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। उष्म वर्ण में सल उष्माणः, सल उष्माणः सल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। कौन कौन से, ये तालव्य सा और मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, यही सल प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ठीक है, उस व्यंजन के अंतर्गत, ठीक।
यहाँ डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, ठीक है। व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? हल वर्ण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पर्श, स्पर्श कैसे मैतक के वर्ण स्पर्श होते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पर्श हो गए क, च, ट, त, प वर्ग, ये पांचों वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, अक्षर हैं, तो 5 × 5 = 25 वर्ण ये हो जाएंगे, ठीक है। ये जो स्पर्श हैं, ये स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है, ठीक है। फिर ये अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये पूछ सकता है अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यणो अंतस्था इसका सूत्र है। उष्म जो व्यंजन है, उष्म वर्ण है, वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 3 हैं। क, त और जय, क, त और जय। क किससे बन सॉरी क्षय, त्रय और ज्ञ, ठीक है। क्षय और त्रय और ज्ञ, यही 3 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है मित्रों। क्षय के कच्छा वाला क्षय कैसे बनता है? तो क और प्लस मूर्धन्य स से ये क्या बनता है? कच्छा वाला छ बनता है, ठीक है। और त्र कैसे बनता है? त और र से त्र बनता है, ठीक है। जय और ञ से ज्ञ बनता है, ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, कच्छा वाला छा, त्रय और ज्ञ, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है अनुस्वार तथा विसर्ग, इसको भी देख लेते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार जब आप किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदु देखते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं, और किसी अक्षर के बाद में जो डबल बिंदी देखते हैं बाद में उसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताते हैं अ, अंग और अह इत्यचः परावनु अनुस्वार विसर्गौ, ठीक है। अंग और अह ये अच के बाद आने वाले क्रम से अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। बालकम, रामम, श्यामम आदि में मकार के बाद अकार के ऊपर जो बिंदु, ये आपका अनुस्वार का ये चिन्ह दिया गया है, बिंदु हैं, उसका नाम क्या है? अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान नासिका है, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। नासिका अनुस्वारस इसका सूत्र है, ठीक है। फिर है रामः, श्यामः, ग्रामः आदि में मकारोत्तर आकार के बाद जो 2 बिंदु हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। जिह्वा मूली, ठीक है, जिह्वा मूली, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जिह्वा मूली, जिह्वा मूली क ख, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय। क ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। लेकिन किसके पहले? क ख के पहले, क ख के पहले, ठीक है। ग घ के पहले नहीं, ये सूत्र वहीं लगेगा जब का और खा आएगा, ठीक है। तो का खा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है ये, ठीक है, उसे जिह्वा मूली कहते वर्ण कहते हैं। जैसे बालक, बालक क्रीडत, और उसके पहले का के पहले और का के बीच में ये गुणे का चिन्ह लग गया है, ठीक है, विसर्ग का चिन्ह लग गया है। बालक खेलत, यहाँ ये कौन सा चिन्ह, कौन सा वर्ण हो जाएगा? जिह्वा मूली, ठीक है।
फिर है इसका उच्चारण कंठ के भी नीचे जिह्वा मूल से होता है जिह्वा मूलीयस जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस जिह्वा मूलम। ठीक है। कुप्पोह कपौ च सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से जिह्वा मूली बन जाता है, नहीं तो विसर्ग भी रह सकता है। ठीक है। उपदमानीय वर्ण भी देख लीजिए। पैफ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदिशय उपदमानीय। ठीक है। तो पफा के यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ बताएं पफा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपदमानीय वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे वृक्ष पतत। ठीक है। वृक्ष पतत। ठीक है। पै के पहले हो गया ये विसर्ग, आधा जो विसर्ग लगा है, और वृक्ष फलत फै से पहले भी हो गया, तो ये कौन सा वर्ण हो गया? ये उपदमानीय वर्ण हो गया। ठीक है। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपदमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक है। उपदमानीय नाम ओष्ठौ कहा भी गया है। ठीक है। तो मित्रों आज यहीं तक। अगली वीडियो में प्रत्यय कितने हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, बाह्य प्रयत्न कितने हैं, अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।